कुछ दिनों में आया, आज तो कुछ लेके ही आया होगा, ज्वलंत मुद्दे लेके आया होगा। पता नहीं क्या कारण होगा। नहीं, आपको नजर क्यों आएंगे? क्या उसके गैंटियों में याद दिया था। अच्छा, इकरा हसन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप जाट वाली बात करोगे, कहीं गुज्जर वाली बात करोगे। आपको बात रखनी चाहिए ना कि कुंभ में मुस्लिम भी अपनी दुकान लगा सकते हैं कि नहीं? ना मुसलमानों की दुकान लगानी नहीं। मुख्यमंत्री जवाब दीजिए इसका। एक बात देखो, कहना है उन्हें तो कुछ ना कुछ माहौल बनाना है, गलत बनाओ सही बनाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। पार्टियां लोग छोड़ते रहते हैं और पार्टियों को बदलने का जो सिलसिला है, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं ये चल जाता है। अभी कुछ दिन पहले कैराना से एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पहले जो कैराना से एमपी रहे, विधायक रहे और क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन अब बहुत कम नज़र आते हैं, नवाजी सालम जी। और उन्होंने जैसे ही राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ा और आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा, तब से सुर्खियां बन गई हैं। हमारे साथ में अभी बात करने के लिए शामली सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी हैं। और प्रसन्न चौधरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जिस भी विषय पर बोलते हैं अपनी वही गांव वाली भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, हालांकि मिक्स भी कर लेते हैं क्योंकि शहर के भी लोग इनसे साथ जुड़े हैं। तो विधायक जी स्वागत है आपका गांव गोहंड में। हम बहुत दिनों में आया, आज तो कुछ लेके ही आया होगा, ज्वलंत मुद्दे लेके आया होगा। कोशिश रहती है। आप लोग बड़े अच्छे सोशल मीडिया पे, आपका चैनल अच्छा है, पर आ जा करो, कुछ पूछ लिया करो कभी कभी जी, गरम गरम मुद्दे बताओ। क्या आज का पहला सवाल तो मेरा यही है कि अभी उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कि क्या कारण नजर आते हैं आपको? देखो, ये तो अपना सबका अपनी एक साइकोलॉजी है, उसे कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है उस पर डिपेंड करता है वो क्या चाहता है। हो सकता है उन्हें यहाँ कुछ दिक्कत हो रही होगी तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सब ऐसा ही होता है। कई दफ़े देखने को मिलता है, राजनीति में चलता भी है, हर आदमी सोचता है कि मैं भी कुछ बनूं, लेकिन समय के अनुसार और जैसा माहौल बनता है होता है उसी के अनुसार वे कार्य होते हैं। मतलब भाई किसी को आगे बढ़ने का मौका ये समय आता है और उसका एक परसेप्शन बनता है, तभी वो बढ़ पाता है। पता नहीं क्या कारण होगा, मुझे तो ज़्यादा। आपको ये नहीं लगता कि लोकदल जो है उधर चली गई भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये कारण नजर नहीं आया आपको? हो सकता है ऐसा क्यों है? लोकदल की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। एक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो यहाँ एक भाईचारा स्थापित किया था, उसी नीति पे और उन्हीं विचारों पे लोकदल आज स्थापित है। गठबंधन हमारा कहीं भी हो, कैसे भी हो, राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसान और मजदूर की बात करी है और किसान मजदूर को बढ़ाने के लिए मेहनत करी है। आज भी हम उसी एजेंडे पे है। गठबंधन हमारा कहीं भी हो और कैसे भी हो। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने यहाँ एक परसेप्शन पैदा किया था और जो उनके विचार थे, उन्हीं विचारों को और उसी ही रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और जनता खुश भी है। आपने देखा भी होगा, मीरापुर का चुनाव हुआ, मीरापुर के चुनाव में जनता ने आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के जो उन्होंने निर्णय लिया, उस निर्णय पर मोहर लगाई और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का सम्मान प्रदेश में और देश में बढ़ा। किसान बहुत लंबे समय से हरियाणा में अनशन पर भी हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। मुझे नहीं लगता चौधरी साहब ने कुछ बोला उनके लिए। जिस दिन से बीजेपी में गए हैं, बीजेपी के साथ गए हैं सॉरी, उस दिन से चुप्पी साध रखी है किसानों के मुद्दे पर। आपको गलत फहमी है। अभी कोई भी मुद्दा हो, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी उस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं और उठाते हैं, चाहे वो किसान की बात हो चाहे मजदूर की बात हो। अभी आप गन्ने की बात यदि देखते हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात केंद्र सरकार में कई बार चिट्ठी भी लिखी और एक बात चौधरी साहब को कही थी और उन्होंने उस काम को पूरा किया। अभी चीनी पे जो निर्यात है चीनी का, वो खुला। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान इसमें है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जी दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। चीनी का जो निर्यात खुला है उसमें मुख्यमंत्री जी का भी और चौधरी साहब का भी। तो ऐसा नहीं है, जो आप गलत फहमी पैदा कर रहे हो गलत है। वो हमेशा किसानों की बात करते हैं। नहीं, इस मुद्दे पर तो नहीं बोल रहे जो हरियाणा में किसान अनशन पर है। मुझे नहीं पता मुद्दा क्या है। देखो ऐसा है, ये तो किसान का मैं भी मानता हूँ दुर्भाग्य है कि उसे अनशन के लिए बैठना पड़ता है, पर
कई जगह ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें समझौते भी करने पड़ते हैं। और हमेशा लोकदल ने किसानों के लिए और फसलों के वाजिब दाम के लिए संघर्ष किया है, चाहे वो सरकार से बाहर रह के किया हो, चाहे सरकार के अंदर रह के किया हो। जब हम सरकार से बाहर होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो उसका पता चलता है जी, विपक्ष का पता चलता है मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा। जब हम सत्ता में होते हैं तो कुछ बाउंडेशन होती है और हम सत्ता में रह के उस कार्य को करते हैं। जी, भाई हमें संबंधित मंत्रालय में उनसे मंत्री से मिलना है या प्रधानमंत्री से मिलना है या मुख्यमंत्री से मिलना है, वो कार्य हम करते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं होता कि हम उसे सोशल मीडिया पर वायरल करें। और जो कार्य चौधरी साहब ने किसानों के लिए किए हैं, उनकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे हैं, चौधरी जयंत सिंह जी की? चौधरी जयंत सिंह जी की, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, और चाहे गन्ने की बात हो, चौधरी जयंत सिंह जी ने किसान आंदोलन का तो मुझे याद है अच्छे से, राकेश टिकैत जी के साथ भी आए, रैलियां भी की, शुरू में इसके लिए भी बोले, जो आर्मी के लिए एक नया कानून बनाया था। अब वो सारे मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। नहीं, आपको नजर क्यों आएंगे? आपको नजर क्यों आएंगे? मीडिया में नजर क्यों आएंगे? वे मुद्दे हम उनको सही प्लेटफॉर्म पे उठाने का कार्य करते हैं। मैंने अभी एक उदाहरण दिया आपको, और उदाहरण स्पष्ट है कि भाई ये जो निर्यात खुला है चीनी का, वो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का अहम योगदान है उसमें। बजट जो आया है अभी जी, उसमें जो लिमिट थी किसान क्रेडिट कार्ड की 3 लाख से 5 लाख रुपए करने का कार्य आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का अहम योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ उन्होंने कार्य किया, वो किसानों के लिए हमेशा कार्य करते हैं। किसानों पर तो कर्ज बढ़ जाएगा ना, पहले 3 लाख का था 5 लाख का हो जाएगा। बात कर्ज की नहीं होती, बात ये होती है जब जरूरत आन पड़ती है ना किसान को किसी भी समय पे, तो उसे पैसा नहीं मिलता। आज का समय ऐसा नहीं है कोई उधार देने लगा, उधार कोई देता नहीं, लेकिन वो उसकी एक डिपॉजिट बन गई, वो उसे कहीं भी कैसे भी कभी भी यूज कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे महंगाई बढ़ रही है तो उसका बढ़ना जरूरी था, और वो ऐसी रकम है कि जिस पर ब्याज भी बहुत कम है। आप ब्याज लेने जाओगे 2% में मिलेगा, 2% यानी कि लोकल का 2% 15-20% पड़ता होगा। आप देखो जी जी, क्या कितना पड़ता है वो, और इस पर कितना ब्याज लग रहा है। तो ये तो बड़ी बात हुई है, कोई जरूरी तो नहीं आप कर्ज बढ़ा है, जरूरत पड़ेगी लेंगे, नहीं होगी नहीं लेंगे। लगभग जरूरत का पता नहीं चलता आपको कब हो जाए, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए जब जरूरत पड़ जाती है, फसल में नुकसान हो जाए जब जरूरत पड़ जाती है, बच्चों की फीस जमा करनी पड़ती है जब जरूरत पड़ जाती है। किसान को पता नहीं कब जरूरत पड़ जा, तो आप उसे कैसे कह रहे हो? बीमारी में जरूरत पड़ जाती है, कोई उसके पशु किसी घटना में कोई घटना घट गया, बीमारी में मर गया, जब जरूरत पड़ जाती है, कहाँ से लाएगा, कैसे करेगा? अब कम से कम तो 3 से 5 तो हुए उसके, कोई जरूरी थोड़ा है भाई उसे कर्ज ही देना है और वो ही करना ही है। अगर किसानों की बात है तो बिजली वालों का भी तो आतंक जमकर गांव में बरस रहा है ना। एक गांव से उगाई कम से कम भी करोड़ों की है। देखो, जहां बिजली वाले गलती पे होते हैं हम उनको हमेशा टारगेट करते हैं और उनकी शिकायत करते हैं, कहीं भी यदि टारगेट पे है। पर एक बात है और भी तो सुन ले, आप पत्रकार हो, सोशल मीडिया पे रहते हो, गाँव में भी रहते हो। आज ही मेरी एक बड़े अधिकारी से, बिजली के अधिकारी से बात हो रही थी, उसने मुझे कहा एक ट्रांसफार्मर था 250 का, वो जल गया, वो जल गया नहीं, उसे चोरी हो गया वो, तो वो आने में 2-3 दिन का समय, आज वो आएगा। मैं कह जी ये क्या हो रहा है? कह जी बात तो ठीक है आपकी, लेकिन शामली जिले में सबसे कम बिल जमा हो रहे हैं। बताओ, उगवाई जो गाँवों की बट 12 का बिल माफ हो गया जी, लेकिन गाँवों में जो हमारे पे बिल है हम उसे जमा क्यों नहीं कर रहे हैं? जिसके पास साधन नहीं है चलो उसका मान सकता हूँ, वो अभी छूट भी आई थी, उसे किस्त में हम दे सकते थे, और जिसके पास साधन वो भी नहीं दे रहा है, क्यों? दूसरे जिलों में कैसे हो रहे हैं? किसानों के पास एक ही चीज थी गन्ना, उसका भी अब तक पूरा नहीं हुआ पिछले से। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, किसानों के पास ये थी। एक तो इसका जवाब ये है कि डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ दूसरे भी हैं, मुजफ्फरनगर में भी गन्ना है, बागपत में भी गन्ना है, सहारनपुर में भी गन्ना है, मेरठ में भी गन्ना है जी, वहाँ भी यही स्थिति है जी। शामली की स्थिति तो पेमेंट की उसमें सुधरी है। शामली मिल का पिछले साल क्या कंडीशन थी, दलदल में धस गए थे, अब की बार 15 दिन के अंदर आपका पेमेंट हो रहा है, और दूसरा जो पिछला पेमेंट है वो भी आधा से ज्यादा का हो गया है। अब एक किस्त का नंबर अब भी आ रहा है, फरवरी मार्च में दूसरी किस्त समय मिल जाएगी,
तो यहाँ तो पेमेंट बराबर प्रेशर बना के, मैं तो इसमें बल्कि धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय जयंत चौधरी जी का, और उन लोगों का, उन किसानों का जिन्होंने अपना हक मांगने के लिए मेहनत करी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और वो स्थिति सुधरी भी, अब सुधर रही है, और आप देखना 4 महीने के अंदर अंदर क्या स्थिति होगी, सारा पेमेंट क्लियर होगा। आपके तो खिलाफ स्थिति सुधरी है शामली के अंदर। आपके खिलाफ भी बड़ी आवाजें उठी, प्रसन्न चौधरी जी ने बोल दिया था हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे, फिर किसानों ने कह दिया शायद इसकी वजह से गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही हमें। देखो मुझे नहीं पता, मैंने बात कही थी, जैसे मैं भी किसान हूं, मैंने किसानों की आवाज को बुलंद करा था। भाई किसान अपना हक मांग रहे थे, हम भीख नहीं मांग रहे थे। और जब मैंने ये बात कही उसके बाद इस ग्रुप ने थोड़ी सी ढील ढलाई करी, उसमें हो सकता है कुछ लोगों ने राजनीति भी करी हो, लेकिन जो मेरे किसान हैं, जो मेरे मैं जिनका चेता हूं, या मेरे जो चेते हैं, जो किसान जिन्हें मैं पसंद करता हूं, जो किसान है जो मुझे कुछ मानते हैं, जिनके अंदर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो अनुयायी लोग हैं, उन्होंने मील में बैठकर धरना दे के काम बंद करा के उसके गैठे में याद दिया था, तभी जाके पेमेंट हुई। उन्होंने अपना काम करा, इसलिए मैंने उनका धन्यवाद करा। तो कब वो बात गलत हुई, वो तो बात सही हुई। अच्छा, एक राशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी उनको फॉलो करती हैं या नहीं? देखो, मैं किसी नेता के बारे में कोई गलत कमेंट्स नहीं करूँगा। अच्छी लड़की है, पहली दफ़ा वो सांसद बनी है और राजनीतिक फैमिली से है। मैं तो चाहता हूँ उनका भविष्य अच्छा हो और वो अच्छा। वो यहाँ पे जब धरने में आई तो आपके खिलाफ थोड़े से उन्होंने बोल दिए, और फिर उसने जो बोला होगा वो जाना है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। अच्छी लड़की है, मेहनती है, और उसकी जो भाषण देने की कला है वो अच्छी है, और मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ वो अच्छा कार्य करें क्षेत्र के अंदर, जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें उठावे। आपस में एक दूसरे पे ये हम कोई कमेंट्स में तो चलो मैं वहीं आता हूँ। मैं नवाजी आलम जी जो पार्टी छोड़ गए हैं वो मुस्लिम हैं, और ये जो फिलहाल वाली सत्ता है, जिनकी सरकार है, वो कभी कहते हैं इस बोर्ड पे नाम नहीं लिखा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले खबर थी, अब कुंभ चल गया तो मुसलमानों ने। एक बात बार बार मैं आपको कहता हूँ, आपने अब भी एक बात कही, मुस्लिम वाली बात करी, कहीं आप हिंदू वाली बात करोगे, कहीं आप जाट वाली बात करोगे, कहीं गुज्जर वाली बात करोगे, कहीं ठाकुर वाली बात करोगे, लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं करते। राष्ट्रीय लोकदल का एजेंडा है किसान, और किसान सब हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, सभी धर्म के लोग भी हैं, सभी जातियों के लोग भी हैं। हम केवल किसान के मुद्दे की बात करते हैं। ये भी तो आपको बात रखनी चाहिए ना कि कुंभ में मुस्लिम भी अपनी दुकान लगा सकते हैं। अब वहाँ भगदड़ मची, लोग मरे, मुसलमानों ने अपने मस्जिद खोल दी, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, उनके लिए खाना बनवाया। बहुत अच्छा काम किया, होना चाहिए, यही भाईचारा है। यदि हम ईद पे और होली पे इसी तरीके से दोनों धर्म एक दूसरे को मिलन करें और एक दूसरे की भावनाओं को, धर्म की भावनाओं को समझें, तो तभी हम तरक्की कर पाएंगे, और तभी हमारी जो अंदर ताकत है वो देश के विकास में लग पाएगी। और यदि हम लड़ने में करेंगे तो गलत तरीके से जाएंगे। आपको उठानी चाहिए थी ना, मुख्यमंत्री जी से बोलते, मुख्यमंत्री जी अब यहाँ पे लोकतंत्र है, वो भी अपनी दुकानें लगा सकते हैं। नहीं, हमने अपनी बात किस माध्यम से कही, कैसे कही, किस प्लेटफॉर्म पर कही, उसको आपको क्या पता? उजागर होनी चाहिए ना वो चीजें। नहीं, उजागर करने की जरूरत नहीं है। अब हम सरकार में हम उजागर क्यों करें उसे? शामली जब हमारी बात रखी जा रही है तो हम उजागर क्यों करें? रखी नहीं ना, मुसलमानों को दुकानें लगानी दी। नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी किसी का नाम लेके ये नहीं कहा कि भाई आप वहां दुकान ना लगाओ, किसी स्पेशल को कोई नहीं कहा, बिल्कुल भी। जिसको जरूरत, जो काम करना चाहता है, जो सेवा करना चाहता है, वो जाओ और वहाँ दुकान लगाओ। लगाई भी है लोगों ने, ऐसी बात नहीं है नहीं लगाई। आपने अभी उदाहरण दिया कि जब वहाँ भगदड़ मची तो मस्जिद में लोग आए, उन्होंने उसकी सेवा करी, मस्जिद वालों ने, तो बढ़िया बात है। आप दिखा दो कहीं भी लिखा हुआ। बल्कि मेरी तो बात हुई है जैक बार भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने तो बहुत अच्छी बात इसके बारे में कही कि भाई हमारी उपासना ही तो अलग हुई है तो हम एक ही। उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, जहाँ आज भी रामायण होती है। इंडोनेशिया की जो हवाई सेवा है वो गरुड़ के नाम से, जो विष्णु का वाहन हुआ करता था, तो वो तो इतना पसंद करते हैं। पता नहीं लोग माहौल को कैसे खराब करते हैं, क्यों करते हैं? बदनाम करने की कहीं ना कहीं को कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। अगर आप सत्ता, अभी आप उनके साथ गठबंधन में हैं, अगर आप आज विपक्ष में होते तो आप सदन में थपथपा रहे होते मेज को कि गलत हुआ। मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए इसका। एक बात देखो, विपक्ष का काम होता है जो सरकार की कार्य हैं उनकी जहां उसे कमजोरियां मिलेंगी
उनको उठाना। सत्ता पक्ष का काम होता है जो हमने कार्य किए हैं उनका प्रचार प्रसार करना, उनका समर्थन करना। तो ये तो होता है। अब हम सत्ता पक्ष में, तो हम सत्ता के जो कार्य हुए हैं, अच्छे कार्य हुए हैं। कुंभ एक दिव्य और डिजिटल कुंभ ये बना है। इतना अच्छा कुंभ मेरे तो लगता नहीं पहले भी कभी हुआ हो। इतना अच्छा कार्य, इतने वहाँ सुविधाएं दी गई हैं, इतना सब कुछ किया है। और रही बात घटना की, घटना तो कहीं भी घट सकती है, घटना का कोई वो नहीं होता। वहाँ घटना लोग घटी, ये भी लिख रहे हैं कि उसका दुख अगर है। पहले जब पहले कुंभ हुआ था तो आजम खान के हाथ में जिम्मेदारी थी, आज जिम्मेदारी जी खुद योगी जी लिए हुए हैं। फिर वही बात आई, अरे और वीआईपी के लिए अलग रास्ता, जिसका आम जनता के लिए अलग रास्ता। जिसका जो कर्तव्य है वो आदरणीय आजम खान जी ने वहाँ अपना कर्तव्य निभाया था। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और जिसकी ड्यूटी होगी वो करेगा, करना चाहिए। काम अच्छा हुआ है। और कुंभ का संदेश लोगों के अंदर, भारत के क्या विश्व के अंदर गया है कि भाई वहाँ भारत के अंदर एक ऐसी परंपरा है, उस परंपरा का लोगों ने स्वागत किया है। बाहर के विदेश के बहुत लोग वहाँ आए हैं, और हमारे देश के भी वहाँ सब सन्यासी, पुजारी और आम जनता सब जा रहे हैं और सब सम्मान कर रहे हैं। पर कुछ लोगों को एलर्जी हो, वे तो एलर्जी में कुछ ना कुछ कहेंगे, बड़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं, बाबा जी कहना गाली दे है, रहे हैं, लोगों उन्हें तो को कुछ ना कुछ मारपीट। माहौल बनाना है, गलत बनाओ सही बनाओ। कोई काम सही करेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ काट छांट करके उसका परसेप्शन अलग बनाने का माहौल पैदा करेंगे। वीडियो भी तो वायरल हो रहे हैं ना वहां से बहुत ज्यादा। हाँ तो होंगे। क्या क्या ऐसे लोगों को जो आप जिनको एक बात क्यों नहीं समझते, इतना बड़ा आयोजन जिसमें मतलब 50 करोड़ व्यक्ति पहुंचते हो, इतना बड़ा आयोजन जहां 5 करोड़ पर डे का भी हिसाब आया हो, जिस दिन अमृत स्नान का नंबर था कितने लोग थे, तो इतने बड़े आयोजन को अच्छा संभालना ये पता लगा कितनी बड़ी बात है। ये दिन ये सेकंडों में पता लग ये गया कि कितने लोग जा रहे हैं। तो उनकी चरित्र की पहचान है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन और इतने सरल तरीके से ऐसे किया है, और जिसका विश्व में भी जिसका नाम हो रहा है। मैं तो उनकी मानता हूँ, ये मानता है उनकी। मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री जी अभी तो बोलते हैं ना कि जो गर्मी है इसको ठंडा कर देंगे। वो क्या बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अब उसका दूसरा कोई अर्थ लगा ले, वो तो उसमें मैं क्या कर सकूं। नहीं, अर्थ तो एक ही चीज का एक ही निकलेगा, 2 और 2 4 ही हो सकते हैं। कुछ भी अर्थ लगा लेंगे। 2 को हम 5 तो नहीं कर सकते। नहीं कहते तो नहीं लोग, लोकतंत्र में अपनी भाषा बोलते हैं। बड़ाई क्यों नहीं करते किसकी? जब वो अच्छा वहां कार्य हो रहा है, और तो क्यों नहीं कहते कि अच्छा है। फिर क्यों वहां नहाने के लिए गए और क्यों कमेंट्स कस रहे हैं। अरे कोई आयोजन हुआ है, धार्मिक आयोजन हुआ है, वो किसी का भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, उसमें हमें सबको सहयोग करना चाहिए। अभी आपने बताया अभी कि मुस्लिम धर्म ने मस्जिद में वे लोग रोके हैं, ये बढ़िया बात है, अच्छी बात है, दुकानें भी तो अच्छा संदेश है। दुकान को किसी ने मना ही नहीं किया, खूब लगाओ, दिखा मुझे कहाँ लिखा हुआ है। और कोई अपना लगा हुआ तो उसकी क्या कमी है। अभी पिछली बार जब कांवड़ यात्रा थी मुजफ्फरनगर में, बहुत सारी दुकानों पे बोर्ड हटवा दिए गए, नाम बदलो। उसका भी अलग तरीका था। कैसा तरीका उसका भी मामला कुछ और था, आप उसे दूसरे तरीके से कहते हो। कई जगह ऐसी घटना हुई है कि दुकान हमने लगा ली और वो दुकान पे कोई घटना घट गई, तो उसका पता तो करना पड़ेगा, नाम पता तो चलेगा हमारी किस नाम से दुकान है, वो यही तो है। और क्या था, रजिस्ट्रेशन ही तो होना था, पता तो चल गया। पर पता नहीं उसे दूसरे तरीके से ले जा, क्यों ले जाऊं दूसरे तरीके से, ये जानबूझ के किया जा रहा है। कोई ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष जो है उसे कुछ ना कुछ टोना है, अब वो कर रहा है। विपक्ष ढूंढ रहा है या कोई और ढूंढ रहा है? विपक्ष ढूंढ रहा है, कुछ मिला कुछ है नहीं। इस टाइप के तुलगे तोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी जो उन्होंने पार्टी छोड़ी है और वो आजाद समाज पार्टी के बड़े आज तो मेरी बात सुनो, पार्टी छोड़ना और जोड़ना ये पहले से चलता आया है। यहाँ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, हम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के सिपाही हैं। यहाँ लोकदल मजबूत है और वो हर जाति बिरादरी में धर्म में है। हमारा एजेंडा किसान है। ऐसे तो पहले भी हुआ है, पार्टी में लोग आए और चले गए, लेकिन यहाँ जो शिकंजा चलता है वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का चलता है, राष्ट्रीय लोकदल का चलता है, और आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो यहाँ माहौल बनाया है, जो विचारधारा उनकी है, उसे हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और हमारी पार्टी आगे बढ़ भी रही है। राष्ट्रीय लोकदल आगे बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है।
चुनाव का क्या लगता है? 2027 का चुनाव 2 ही साल अभी लगेंगे। आन तो दे 27 में, और देखिए तू क्या करिश्मा होगा और कितनी सीटें जीत के आएंगे। 10 से कितनी हो सकती है प्लस? और अभी देखो, ये तो भविष्य का गर्व की बात है, मेहनत करेंगे और कुछ सब कुछ मिलेगा। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी मेहनत कर रहे हैं, और जो उनका मंत्रालय है कौशल विकास का, उसमें बच्चों के लिए बहुत कुछ है, छात्रों के लिए बहुत कुछ है, रोजगार, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ है। और सुनो, वो तो एक ऐसे जानदार शानदार व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी टोटल निधि, पूरे देश के अंदर ऐसा एक भी सांसद नहीं होगा जिन्होंने अपनी टोटल निधि युवा और खेल के लिए देने का कार्य किया है। मुझे बता दो कि उस सांसद ने किया है, टोटल की टोटल। अभी हमारे जिले में 2 जगह, बंटी खेड़े में एक इंडोर स्टेडियम में काम हो रहा है, एक कन्याण गांव में 25 लाख रुपए में इंडोर स्टेडियम का काम हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा, मार्च में उद्घाटन करेंगे। अभी खेखड़े में कल ही 7 तारीख में ही आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी उद्घाटन करने आ रहे हैं। और छपरौली में बहुत बड़ा उन्होंने काम दिया है, युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनाया है उनकी प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ कोच भी छोड़ा है। एक साठू गांव है यहाँ, उसमें 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। तो युवाओं को बढ़ाने का कार्य आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी कर रहे हैं, और उनका खेल की तरफ प्रोत्साहन है, जिससे युवा खेल में जाए, खेल में बढ़े। और खेल ऐसा ही नहीं है, इसमें तो सरकार को और भी कुछ करना चाहिए। खेल तो एक उद्योग भी है। यदि गांव-गांव स्टेडियम बने और उनमें बच्चे खेलें, खेल के सामान के लिए उद्योग भी चलेगा और बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा, परसेप्शन मिलेगा, मेहनत करने का माहौल मिलेगा। और वो जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, उनमें हमारे बच्चे जाएंगे, वो वहाँ से प्रसिद्धि भी लेकर आएंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें तो और भी ज़्यादा काम होना चाहिए। अच्छा, मैं अंतिम चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने एक बार पहले भी इंटरव्यू में आपसे पूछा था कि क्षेत्र में, क्योंकि आपने युवाओं का नाम लिया, युवा जो है स्मैक की तरफ बड़ा डाइवर्जेंस उसका किया जा रहा है। आप ऐसा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पूरे शामली जिले की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी बुरी हालत हो गई है युवाओं की कि मतलब बर्बादी की तरफ युवा है। आप शामली विधायक हैं, उधर नाहिद हसन जी हैं, इधर अशरफ अली खान जी हैं। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ ये बात, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप बोलिए ना योगी जी से, जिस दिन योगी जी एक्शन ले लेंगे वो तो बोलते हैं इस चौराहे से उस चौराहे तक नहीं जा पाएगा आदमी। समाज के अंदर यदि ऐसा माहौल बन रहा है तो वो बहुत बड़ा नुकसान उसका समाज को होने जा रहा है, युवाओं को होने जा रहा है। जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, और जितने भी ये नशेड़ी या नशे का कार्य करते हैं इन पर शिकंजा कसा जाएगा। हम बात करेंगे, आपने सही की, मैं बात भी करूँगा, और जहाँ तक मेरा प्रयास होता है मैं वहाँ प्रयास भी करता हूँ। और इस चीज़ से बचाने का युवाओं को हमारा सबका कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है। लेकिन दुख जब होता है जब समाज के कुछ व्यक्ति उन्हें उस ओर धकेलने का कार्य करता है, क्योंकि एक युवा वो अनभिज्ञ होता है इन चीज़ों से, उसका दिमाग नहीं उसे पता होता कि भविष्य में तेरा क्या होगा। यदि पता चले तो उसे समाज का भी कर्तव्य है, उनके घर वालों परिवार वालों का भी कर्तव्य है। लेकिन कुछ लोग कच्चे लालच में आके और उस ओर धकेल देते हैं। बहुत बुरी संगत है, बहुत बुरा कार्य है ये। मैं तो इसका घोर विरोध करता हूँ और मैं प्रयास करूँगा जहाँ तक भी इस बात को कंट्रोल करने का। मैं शिकायतें भी 1-2 बार पहले भी की है, और यदि इस टाइप का कोई मुझे मिलता है तो मैं साथ के साथ उस पर एक्शन लेने का कार्य करवाता हूँ। जी जी, मेरे हिसाब से तो आपको योगी जी से बात करनी चाहिए, वो तो अगर चाहेंगे बिल्कुल करेंगे। इसमें ये तो जड़ से उखाड़ देंगे। बड़ा गंभीर है ये मुद्दा, और ये आप सही कह रहे हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जिस काम की एक बार सोच लेते हैं उसे पूरा करके हटते हैं, ये अच्छा चरित्र का उनका एक लक्षण है। चलो खैर, शामली में जो जाम है उसकी स्थिति तो आप सब जानते ही हैं, और मैं पर्सनली भी विधायक जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो नशे वाला कारोबार यहाँ बढ़ता जा रहा है, फलता फूलता जा रहा है, इसकी तरफ अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर देखा जाए, और जो शामली विधायक, कैराना विधायक और थाना मनो विधायक, अगर ये तीनों एक एप्लीकेशन भी मुख्यमंत्री जी को लिख दें या फिर डायरेक्ट जाके बात कर ले इस विषय पर, तो हो सकता है बहुत जल्दी इस पर अंकुश लग जाए। क्योंकि युवा जो है बर्बादी की तरफ है, और पूरा लगभग बर्बाद हो ही जाएगा, जितना बचा खुचा भी है वो भी। खैर, आज ये जो हमारी वार्ता थी, पार्टी उन्होंने जो छोड़ी है उसको लेकर थी, बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में आई, और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन साथियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।